तो कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर के हम लोग आंखिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिनमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल कर चुके हैं और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको विद्या प्रकाशन की बुक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू किया जाए। जैसे कि कहा है क्वेश्चन में कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है कि वायु के सापेक्ष जल यानी वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वह 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक वह 3/2 है। या तो दे दिया है, तो आपसे पूछा किसका है, जल तथा कांच के जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए जो चीजें पहले आपको दिया है उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि हम पहले का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कहा है कि वायु के सापेक्ष लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वायु है तो वायु को लिखेंगे AN, जल है तो G का हो जाएगा W, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, वह कितना दिया है, 4/3 है। और कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे वायु है यानी A हो जाएगा। इसका किसके साथ अपवर्तनांक निकालना है, कांच यानी ग्लास यानी G हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 3/2। तो जो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक वह 4/3 है और वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वह 3/2 है। तो पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के साथ अपवर्तनांक, तो हो जाएगा जल है यानी WN, कांच है तो G। इसका अपवर्तनांक आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे WNG यानी जल के साथ ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। तो पहले जल लिया है तो जल वाला यह है, तो हो जाएगा ANW बटा हो जाएगा ग्लास यानी ग्लास वाला कौन सा अपवर्तनांक है ANG। तो जल के साथ कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, दोनों का जो अनुपात होगा वही हम कहेंगे जल के साथ ग्लास का यानी कांच का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो इसका निकालेंगे ANW का हो जाएगा 4/3 पूरे के बटा में ANG यानी 3/2 हो जाएगा। कितना होगा, 3/2। जब इसे हम हल करेंगे तो यह नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 है न, तो यह हो जाएगा 2/3। ये कहाँ चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/9। तो 9 से आपको करना पड़ेगा भाग, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए कि 8/9 होगा। जल के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक यानी कांच का जो अपवर्तनांक आएगा वह कितना आएगा, 8/9 आएगा। कितना आएगा, 8/9 आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, दूसरा वाला। दूसरा वाले में कहा है यानी क्वेश्चन नंबर 7, कहा है निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यह जो आने वाली किरण इसको हम लोग कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद यह जो वाली किरण है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, अपवर्तित किरण। किस किरण के नाम से जानते हैं, अपवर्तित किरण के नाम से इसको जाना जाता है।
तो यह बता रहा है इसके साथ इसका जो कोण है वह 135 का है और इसके साथ इसका जो कोण है 36 से 120 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब डालेंगे जो इस प्रकार से आएगा। अब जब यह लंब डाला जाएगा तो देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है वह 90 अंश है। कितना कोण है? 90। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? साइन आई बटे साइन आर, यही ना चाहिए। तो आई जो होता है आपका आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। और आर जो होता है आपका अपवर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होगा आई, वही तो आपका आपतन कोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल 135 अंश दिया है ना, यहाँ पे टोटल 135 अंश दिया है, आपको सिर्फ इतना ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ से मैं अभिलंब जब डाले हैं तो अभिलंब डालने से क्या हुआ कि यह वाला कोण टोटल कितने का हो गया? 90 का हो गया। और टोटल है यहाँ से यहाँ तक कितने का? 135। तो 135 में से हम 90 घटाएंगे तो आएगा 45। यानी यह वाला कोण यानी आई जो है आपका कितना आ जाएगा? 45 अंश आएगा। कितना अंश आएगा? 45 अंश। यानी आपतन कोण आई का मान कितना आएगा? 45। फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना दे रखा है? 135। हमको चाहिए आपतन कोण आई। तो आपतन कोण आई कैसे मिलेगा? जब हम यहाँ से अभिलंब हम डालेंगे तो अभिलंब जब डाले गए तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण वही तो आपका आपतन कोण आई कहलाता है। तो यह आपतन कोण आई है कितना? यहाँ से यहाँ तक। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 135 था, यहाँ से यहाँ तक तो 90 था। 135 में से हमने 90 घटा दी, यह वाला कोण हमको मिल गया जो कि कितना आ गया है? 45 अंश आ गया है। सेम प्रक्रिया नीचे टोटल कोण 120 अंश का है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90 होगा। तो 120 में से जब हम 90 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 30 अंश। यानी यह वाला कोण कितने का होगा? 30 अंश का, जो हमारा आर है। आर का मान कितना होगा? 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आपतन और अपवर्तन कोण दोनों निकाल लिया है। तो ऐसे लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर, आपने कितना निकाला है? 45 अंश। अपवर्तन कोण आर बराबर कितना आया है? 30 अंश। कहाँ से सब निकाला आपने? चित्र से। कहाँ से? चित्र से, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था? अपवर्तनांक, ठीक है। लिख दीजिए अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान कितना है? 45। साइन आर का मान कितना है? 30, ठीक है। तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। देख रहे हैं कि नहीं? 1/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी 1/2 तो है, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2/1। और आप जानते हैं 2 जो होता है उसमें 2 ठो करड़ी छिपी होती है, ठीक है। तो इससे यह कितनी बार में काटेगा? इसको करड़ी में 2 बार में। यानी इससे एक ठो करड़ी कट गई तो एक ठो करड़ी बची रहेगी कि नहीं? तो आपका n बराबर जो आ गया सिर्फ क्या आया है? करड़ी में 2, जिसका मान होता है 1.414। क्या होता है? करड़ी में 2 का मान क्या होता है? 1.414 होता है, ठीक है। तो यह तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए 8वां क्वेश्चन को लगाया जाए। क्वेश्चंस छोटे हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, जो दिया है उसको लिख लीजिए। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। फिर कहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष
किसका? उस माध्यम का, यानी वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का जो अपवर्तनांक यह कितना दिया है? 1.5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है? माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है ना। पूछा क्या गया है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही आपको बताना है। देखिए क्वेश्चंस में कहा है कि वायु में प्रकाश की चाल तो 3×10⁸ है, तो कहा उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो? 1.5 हो। तो लिख देंगे यहाँ पर वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जो होगा, पहले वायु कहा है ना, तो पहले वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा, फिर कहा माध्यम, तो माध्यम में प्रकाश की चाल आपको निकालना है। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए जो पहले कहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो बाद में कहेगा उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे। कहा ना वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1.5 दे दिया है, तो हम यहाँ पे हम रख देते हैं 1.5 बराबर 1.5 बराबर। कहा है कि प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁻⁸ कितना हो गया? 8 बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो बाटा कर देंगे क्या? यही तो हमको ज्ञात करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, हमको माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। इधर आएगा तो गुणा में होगा और एक यहाँ चला जाएगा इधर बटा में, यह यहाँ पे आएगा, ये बटा में इधर है ना, इधर आएगा गुणा हो जाएगा इसके, और ये गुणा में हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बटा में। तो लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर 3×10⁸ बटा 1.5, यही नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि 1.5 से 3 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, क्योंकि 1.5 दूना क्या होता है? 3। तो यहाँ पे अब लिख देंगे लास्ट में माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होगा? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 1.5 दूना क्या हो जाएगा? 3, 2 बार में कट जाएगा। यानी माध्यम में जो प्रकाश की चाल आएगी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। नौ में क्या कहा है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए लगा दिया जाए। लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का हल। वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जो चीज़ें पता लिख लीजिए। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक बराबर 1.2। फिर कहा है कि किसी अन्य पारदर्शी ठोस का, लिखेंगे ठोस का है ना, पारदर्शी ठोस का, लिखेंगे पारदर्शी ठोस, वायु के सापेक्ष लिखेंगे, सॉरी वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पारदर्शी
ठोस का अपवर्तनांक, ठोस का अपवर्तनांक बराबर कितना है? 1.8 है। बराबर कितना है? 1.8। सुनिए, कहा है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, यानी वायु के सापेक्ष एक बार पारदर्शी द्रव को देखा जा रहा है और वायु के सापेक्ष एक बार किसी अन्य पारदर्शी ठोस को देखा जा रहा है। एक बार द्रव को और एक बार ठोस को देखा जा रहा है। जब वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक निकाला गया वह कितना है? 1.2 आया। फिर वायु के सापेक्ष जब किसी पारदर्शी ठोस का देखा गया तो 1.8 आया। तो पूछ रहा है कि द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक बताइए। क्या कहा है? द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है। अपवर्तनांक, यही आपको क्या करना है? बताना है। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। तो पहले द्रव का है तो हम द्रव का अपवर्तनांक रखेंगे, बटा ठोस का है तो ठोस का अपवर्तनांक रख देंगे, तो निकल जाएगा हमको। कैसे लिखेंगे? द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, ठोस का अपवर्तनांक बराबर हमको क्या होगा? पहले द्रव कहा है ना, यहाँ पर है, लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक बटा में फिर कहा है ठोस, तो वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, ठोस का अपवर्तनांक आप लोग लिख लीजिएगा, लिख देते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो आइए इधर हल कर देते हैं। इसके साथ जो अपवर्तनांक निकालना है यहीं पर लिख दिया जाए। वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक कितना है? 1.2 बटा वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। ठीक है, और दशमलव से दशमलव क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 12 से अगर हम 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 आ गया 2/3। और 3 से आप जब करेंगे 2 में भाग, 0.03 6 18, फिर 2 आया 0.03 6 18, तो वह आएगा आपका 0.66। क्या आएगा? 0.66 कहिए या 0.67 क्या कर उसको क्या करिए? छोड़ दीजिए। तो यानी द्रव के सापेक्ष जब ठोस का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 0.66 आएगा, या इसे आप कह सकते हैं 0.67 या 66। इसी तरह से लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये कटने वाली भाग नहीं है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चंस में आपको दिया है पहले उसे आप लिख लीजिए। आपको क्या क्या पता है? पता है जल में प्रकाश की चाल, लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल जो कि कितना दिया है? 2.25, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कहा यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, जल का अपवर्तनांक, जो भी चीज़ें दी उसको लिख लीजिए। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कहाँ पर? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करके बतानी है। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे
माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम क्या है? जल। तो जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो हम देखेंगे तो अपवर्तनांक बराबर आपका रहेगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तो आपको निकालनी है, इसको रहने दीजिए, अभी पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे ये अपवर्तनांक तो आपको पता है ना, अपवर्तनांक मान कितना है? 4/3। कितना है? 4/3 है, बटे जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की पावर 8 इतना है ना। तो हमको जब इसका निर्वात में निकालना है, इसका हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर है 4/3 तो पहले से था, यह बटा हमने इधर भेजा तो गुणा के रूप में हो गया 2.25 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, अब हम यह देखेंगे, इसको हम काट सकते हैं क्या? हम 3 से भाग करेंगे 2.25 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव है, नहीं भाई दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक आया 3 पचे 15। ठीक है, तो यह आ गया 4 गुणे 0.75 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, अब 4 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, 5 चौक के 20 की 0 हो जाएगा, हासिल 2 का 7 चौक 28, जो कितना हो जाएगा? 30, और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, और गुणे में 10 की पावर कितना है? 8। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी आएगी? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि क्वेश्चन नंबर 11 आप कैसे लगाएंगे। आइए उसको एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे क्षमता पूछा गया उत्तल लेंस की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी यह धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी दी गई है 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, और कहा गया इसकी क्षमता बतानी है, लेंस की क्षमता। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं? P से। तो P बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 100/F। F जो यह होता है सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पर हम कर लेंगे। अगर यहाँ 100 रखेंगे तो यहाँ F सेंटीमीटर में रखेंगे। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1/F करेंगे तो F मीटर में रहेगा। अगर यहाँ हम 100 कर देंगे तो F क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 200 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर होगा, तो हो जाएगा इतना। तो 100/F का मान कितना है? 200। 2 0 से 2 0 कटा, 1/2 आया, भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, यानी P बराबर आएगा 0.5 डायोप्टर। क्या कितना आएगा? 0.5 डायोप्टर आएगा उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन इसी बगल में आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा है। क्या है? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता जो दिया है, क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर है। कितना है? -2 डायोप्टर है। तो पूछ क्या रहा है कि इसकी फोकस दूरी बताना है। क्या बताना है? फोकस दूरी, यानी स्मॉल f का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 100/F। तो P का मान क्या है? -2 बराबर 100/F। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2F बराबर 100। तो F बराबर 100/-2 काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? -50, यानी F बराबर आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर।
तो पूछा है ये आपने फोकस दूरी जो बता दी, ये किस प्रकार का लेंस है, तो जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वह कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं इसके आगे के अगली वीडियो में आपको बताएंगे।